डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। रांची की जेएमएम की बैठक में सीएम सोरेन ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। कहा, भाजपा एसआईआर को अस्त्र बनाकर कर रही प्रयोग। कुचक्र से लड़ने के लिए हर पार्टी कार्यकर्ता रहे तैयार। हॉर्मुज़ से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका। ईरान ने कहा, मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो तभी सीज फायर। एक 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंजी वादी। सीएम धामी ने की पहली पूजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगह लंबी लाइन देखने को मिली है। बंगाल के मालदा, बीरभूमि और आसनसोल में सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें दिख रही हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ऐसा ही हाल तमिलनाडु में देखा जा रहा है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, जहाँ के बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके बीजेपी के बीच मुकाबला है। तमिल एक्टर थलापति विजय की नई पार्टी टीवीके इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी उपचुनाव है। ये सीट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में निधन के बाद से खाली है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ विपक्षी महाविकास आघाड़ी की ओर से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। नंदीग्राम और भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के पोलिंग एजेंट से बात की। पोलिंग शांति से होनी चाहिए। एसआईआर पर उन्होंने कहा, अगर कोई फेक वोटर या घुसपैठिया नहीं है तो ममता के जीतने का कोई चांस नहीं है। फाइनली शांतिपूर्ण भोटर प्रार्थना करब। खूब एक उत्पात करते पारेनी और उत्पात करते पारबेও ना। प्राथमिक भावे गतकाल भोटेर आगेर दिन रात्रिटा खूब मीनिंगफुल थाके। इलेक्शन कमिशन एवं सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्स के इनिशियली धन्यवाद देवा जेतेई पारे। धर्मांतरण के मामलों को लेकर चर्चा में आए केजेएमयू ने अब सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। केजेएमयू प्रशासन परिसर की निगरानी सख्त करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा। साथ ही व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। ये हाईटेक कैमरे कैंपस के संवेदनशील इलाकों, मुख्य प्रवेश द्वारों, शैक्षणिक भवनों और हॉस्टल क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। आधुनिक तकनीक से लैस इन कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी पहचान कराना आसान हो जाएगा। केजेएमयू से पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद से पूछताछ में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज खुल गए हैं। हस्साम ने बताया कि वो 2021 से ही संस्थान में सक्रिय था और खुद को इसी बीच का एमबीबीएस पास आउट बताता था। वह मरीजों को ओपीडी में डॉक्टरों से दिखाने के नाम पर 2000 रुपए तक वसूल लेता था। सूत्रों के मुताबिक हस्साम ने दुष्कर्म और धर्मांतरण के प्रयास समेत अन्य आरोपों में जेल जा चुका। डॉक्टर रमीजुद्दीन ने से कई बार मुलाकात की थी। उसने पुलिस को ये भी बताया कि दिल्ली में होने वाली एक कॉन्फ्रेंसिंग में वो जिन छात्राओं को ले जाने की योजना बना रहा था उनमें ज्यादातर हिंदू थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क और मकसद की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, धर्मांतरण के मामले को लेकर केजेएमयू आजकल चर्चा में है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी है केजीएमयू धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केजीएमयू में एक के बाद एक मामले सामने आए हैं धर्मांतरण पर, जिन पर आरोप लग रहा है, जिन आरोपी डॉक्टरों पर, चाहे वो पुराना मामला रहा हो, चाहे जो अभी हाल में एक मामला सामने आया है उसको लेकर मामला रहा हो, केजीएमयू प्रशासन ने अभी ये तय किया है कि जो कैंपस की सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाएगा और इसको लेकर यह तय किया गया है कि गेट से लेकर जो हॉस्टल है वहां तक की निगरानी के लिए डेवलप की जाएगी और इसके 100 रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ये जो कैमरे हैं वो जो कैंपस के सभी स्थान और कैमरों में जो ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि जो संदिग्ध है उनकी पहचान में आसानी हो सके, उनको आसानी से पहचाना जा सके। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया होने में बताया जा रहा है कि 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसको देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने अभी ये फैसला किया है और न सिर्फ तकनीकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन, उसको भी मजबूत किया जाएगा और कैंपस में अब अलग से सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती की जाएगी जो सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो निगरानी की जिम्मेदारी है उसका समन्वय का जो कार्य संभालेंगे और तो ऐसे सुरक्षा अधिकारी की तैनाती भी अब केजीएमयू में की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ एसआईआर की बैठक की है। रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में एसआईआर और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, त्रुटियों को ठीक कराना और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने नहीं देना जरूरी है। बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में हुई एसआईआर को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने संगठन को बूथ से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ एसआईआर की बैठक की है। रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में एसआईआर और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हेमंत सोरेन की इस बैठक में हुआ? देखिए शालिनी, मैं बताऊं कि पिछले 2 दिनों से जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं वो हेमंत सोरेन, वो लगातार जो है अपने आवास पर 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। पहले 12 जिलों के पदाधिकारियों के साथ और सांसदों और विधायकों के साथ तथा अपने जो तमाम जो पार्टी के जो आला अधिकारी है उनके साथ बैठक की और जो मुद्दा ये रहा है कि जो एसआईआर के जो होने हैं और जनगणना होने हैं तो उस पर जो है इसमें जो है पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ जो है मतदाता में उसकी कटौती न हो जाए। खास करके वो जो सीमांचल जो इलाका है गोड्डा, पाकुड़, लिटीपाड़ा, वो जो तमाम जो इलाके हैं उस जगह पे ऐसे कुछ दिन पहले भी आए थे कि वहाँ पे जो है वोटर से ज्यादा ही हो गए, तो वहाँ पर उनकी लगातार उनकी नजर है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो है लोकतंत्र में वोटिंग की मतलब मतदाता की एक बहुत अहम भूमिका है और ऐसे में किसी मतदाता का जो है नाम छूट जाए, उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि जो है भाजपा जो इसको अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में इसके साथ अस्त्र के रूप में इसका व्यवहार कर रही है और जो है एसआईआर के मुद्दे पर से जो है वैसे लोगों को, कुछ लोगों का नाम जो है आदिवासी का, अल्पसंख्यकों का नाम जो है वो काट रही है, मतदाता सूची से काट रही है। इसके लिए आप लोग प्रखंड स्तर से लेके बीओ स्तर से लेके आप लोग लगातार उस पर जो है उस पर नजर बनाए रखिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी मतदाता का, किसी भी वोटर का कोई नाम छूटे नहीं, इसके लिए आप लोग तत्पर रहे। लगातार फिर जब दूसरे दिन भी उनकी जब बैठक हुई थी तो
तो जो पार्टी के जो ये कार्यकर्ता थे और साथ में उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, और जो कि कांडे से विधायक भी हैं, उन्होंने भी जो है लगातार अपने पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में SIR के मुद्दे पर या जनगणना के मुद्दे पर आम जनता के साथ आप खड़े रहिए, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको सुनिए और उनका निदान कीजिए। जी शालिनी। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा है कि सीज फायर के उल्लंघन के बीच ये संभव नहीं है। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों देश जल्द बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बैठक जल्द होना संभव है। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज बिना इजाजत हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडोस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर जा रहा था। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल ने अपने हमले जारी रखे हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई समझौते के दायरे में है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध कितने समय तक चलेगा, इसका फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह अमेरिकी राष्ट्र हितों के आधार पर लिया जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया कि फिलहाल इस संघर्ष की कोई तय समय सीमा नहीं है। लेविट ने कहा कि ज़मीनी हालात लगातार बदल रहे हैं, इसलिए अभी ये तय नहीं किया जा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा। इसी वजह से समय सीमा तय करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने अचानक अपना पद छोड़ दिया है। पेंटागन ने इस फैसले की पुष्टि की है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उनकी जगह ट्रंप के भरोसेमंद हंग काओ कार्यवाहक सचिव बनाए गए हैं। Look at where we are right now. The president chose to extend the ceasefire because it's Iran who needs to get their acts together. The United States and President Trump have been very clear in our demands and our red lines and what we need to see in the best interest of the American people and our country and our allies from the very beginning. You guys all see a lot of different messaging coming out of Iran, a lot of different rhetoric and language from them. I would caution you to take anything that they say at face value. What we've seen is that what they say publicly is much different than what they concede to the United States and our negotiating team privately. I've said that repeatedly to all of you in the news media, and you should take our word for it. अगली खबर, भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनर्वास नक्षत्र व सर्वार्थ सिद्धि योग में सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। इसी के साथ चार धाम यात्रा ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में पूजा अर्चना के बाद तेल कलश यात्रा और देव डोलियां धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों पर स्थानीय निवासियों व श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा का स्वागत किया। कुबेर जी के विग्रह को बामणी गांव स्थित नंदा देवी मंदिर और उद्धव जी के विग्रह को रावल निवास पर रात्रि भोग लगाया गया। बद्री विशाल के कपाट खोलने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहली बार कपाट खोलने के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने धाम में चल रही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कपाट खोलने के बाद अंदर पूजाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटा दिया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही अब श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। आज अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि
पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई जारी रखेगा। आज ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रखेंगे। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नाराजगी जताते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है इस आईपैक रेड मामले में? जो कल सुनवाई हुई थी उस बारे में जानकारी है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, उसने बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ और मुख्यमंत्री की तरफ उठाया था और ये कहा था कि अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी कोई जांच कर रही हो, ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री जाके वहां पे उसमें दखलंदाजी देता है तो यह सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच के विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का बड़ा स्पष्ट रूप था कि अगर मुख्यमंत्री ने रेड के बीच दखल दिया है तो ये सिस्टम को खतरे में डालने जैसा है। हमने कभी ऐसा अज्यूम नहीं किया था। इसमें हमने इन द सेंस की जो अभी तक के सिनेरियो है, जब से हमारा संविधान लागू है तब से ऐसे किसी दिन की उम्मीद नहीं की गई थी कि जिसमें कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाए। ऐसे में एक जो सवाल केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है, उसके ऊपर नहीं, बल्कि जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय जांच के मामले में दखल देता है तो ये बहुत गंभीर विषय है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि ये कोई आम मामला नहीं है कि दो जनों के बीच का इश्यू है, यह एक साधारण मुकदमा हो ही नहीं सकता। जैसे कि उन्होंने राम और श्याम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुकदमे ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने जो आईपैक मामले में ही एक सवाल उठाते हुए भी कहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल में ही जुडिशियल ऑफिसर्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जिसमें चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जजों को जो एसआईआर है उस प्रक्रिया में शामिल किया था। और एक जगह जांच के दौरान एसआईआर में जब वो उसकी जो सूची थी उसकी जांच के दौरान उनको बंधक बना दिया गया था। 8 घंटे तक बंधक बनाया गया। इसके बाद सीबीआई ने उसमें इंटरवीन किया और उस मामले में पुलिस प्रमुख को भी सुप्रीम कोर्ट आके अपना जवाब देना पड़ा था। तो इस मामले का भी जिक्र किया और ये कहा कि इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उसमें कोर्ट आंखें बंद करके नहीं रह सकता है और ऐसी चुनौतियां खड़ी करेंगी जिससे सामाजिक और राजनीतिक सवाल भी खड़े होंगे। अब कोर्ट का ये रुख देख के लगता है कि जो आईपैक मामले में जो ईडी की रेड थी उसमें जो मुख्यमंत्री का जाना था वो बड़ा गंभीर विषय मान लिया है कोर्ट ने और इस पर विचार कर रही है। और कोर्ट को ये तय करना है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है उस मामले में जो याचिकाकर्ता है यानी कि जो ईडी है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की और ये कहा कि इसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हालांकि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि अगर जब ईडी एक केंद्रीय संस्था आती है और जो मुख्यमंत्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं रह जाता है। वहीं जो रिस्पोंडेंट यानी कि जो एसपी है, जो मुख्यमंत्री हैं और जो पश्चिम बंगाल सरकार है और जो और रिस्पोंडेंट है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी एक जांच एजेंसी है, उसके कोई अपने मौलिक अधिकार नहीं होते हैं जो अनुच्छेद 25 के तहत एक याचिका दाखिल कर सकती है। ऐसे में याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है। तो उनका तर्क ये है। अब कोर्ट के सामने सवाल ये है, क्योंकि कोर्ट ने इसमें सवाल ये भी उठाया था कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं अगर उनके ऊपर हमला होता है तो उनके मौलिक अधिकारों का क्या होगा। तो कोर्ट जो सवाल उठा रहा है वो बहुत वाजिब है और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से ये जवाब दिए जा रहे हैं कि अनुच्छेद 32 की तरह शायद ये पहला ऐसा मामला होगा जब कोई जांच एजेंसी अनुच्छेद 32, क्योंकि अनुच्छेद 32 ये कहता है कि जहां किसी के मौलिक अधिकारों का
हनन होता है वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो क्या एक जांच एजेंसी जो किसी मामले की जांच कर रही है उसके पास भी अपने मौलिक अधिकार होते हैं? जांच एजेंसी को हम एक लिविंग एंटिटी मान के अनुच्छेद 32 के तहत इसकी याचिका दाखिल करके इसको एंटरटेन किया जा सकता है। तो ये तमाम पहलू है जिस पर विचार चल रहा है और आज इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील रखेंगे। अब जो ईडी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो इसमें दलील दी जाएगी, अब उसको देखना अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के बाद कोई आदेश पारित करता है, क्योंकि जो याचिका है वो ईडी की तरफ से दाखिल की गई है और ईडी को ही ईडी ने इसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने मांग की है कि उनको सुरक्षा दी जाए। और क्योंकि जब वो रेड चल रही थी उसके बाद भी उनके साथ जो है वो उनको धमकियां दी गई और उनके काम में हस्तक्षेप डाला गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट के सामने चल रही हैं। अब कोर्ट इसमें क्या निर्णय ले पाता है, क्योंकि अभी ईडी को भी आज जवाब देना है, जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इस मामले पर जवाब देंगे। जस्टिस प्रशांत मिश्रा इस मामले को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं और वो जब ये मामला आया तब से इस पर विचार चल रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या आज फैसला सुरक्षित रखता है, क्योंकि जहां कहीं भी लंबी सुनवाई होती है उसके बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। उसमें क्योंकि कोर्ट ने भी इसमें सवाल उठाए हैं, तो कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कोर्ट को जवाब देना है, क्योंकि जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो टिप्पणियां बहुत हद तक ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि कोर्ट इसमें जरूर इंटरवीन कोई क्वेश्चन कर सकता है, जिसकी वजह से उनको जवाब देना भी पड़ेगा और दोनों पक्षों को इसमें जवाब देना पड़ेगा। अब कोर्ट के सामने ये। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के विकास को लेकर स्वच्छ ऊर्जा, बिजली और ट्रैफिक प्रबंधन पर बड़े फैसले किए हैं। 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ नई सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दी गई है, जिससे शहरी ग्रामीण कचरे और कृषि अवशेष से गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार महावितरण का 32,649 करोड़ रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेगी, जिससे बिजली आपूर्ति स्थिर होगी और आईपीओ की तैयारी भी होगी। कृषि और गैर कृषि बिजली आपूर्ति अलग करने के साथ किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी बनाने पर विचार किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ई चालान में पारदर्शिता लाने को कमेटी गठित की गई है। एएनपीआर कैमरे और ट्रैफिक पुलिस के लिए बॉडी कैम लगाने पर जोर दिया गया है। इन फैसलों से प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम सरकार की प्राथमिकता में दिखाता है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या कुछ जानकारी है? महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें कुछ अहम फैसले हैं, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। जिस तरह से बैठक की गई, बैठक में महाराष्ट्र के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में 2 नए ऐसे एक्सप्रेसवे के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर उसकी सैंक्शन दी गई है, जिसमें 18,000 करोड़ से भी जो अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर सैंक्शन दिया गया है। मुंबई के मेट्रो 5A लेन की मंजूरी दी गई है और वहीं डेवलपमेंट को देखते हुए नासिक का जो अगले साल जो कुंभ 2027 में कुंभ होने वाला है, वहां पर 1063 करोड़ रुपए का जो है फंड है वो पास किया गया है, जिसको लेकर पार्किंग व्यवस्था, पानी और स्वास्थ्य और सॉलिड मैनेजमेंट और मेन कंट्रोल रूम बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट को लेकर पूरी तरह से जो ये आज बैठक हुई थी इसमें मंजूरी मिली है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी प्रोजेक्ट जो है पास किए गए हैं हाईवे को लेकर MSRDC के अंडर में उन्हें 6 साल के अंदर कंप्लीट करने का जो प्रावधान है वो दिया गया है। तो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर एक बैठक हुई थी। बैठक में महाराष्ट्र में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं जो महाराष्ट्र की गति और डेवलपमेंट को लेकर जो है इस पे सैंक्शन किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।